हम लोग हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था, जो गॉस थ्योरम था उसको हमने क्लास में किया था। ठीक है, अब आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि ये जो हमने गॉस थ्योरम पढ़ा था इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या ये सही, हमने इसको प्रूव तो कर दिया था, अब हम इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या इसने ये जो बात कही ये एक्चुअली में ट्रू है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, गॉस थ्योरम क्या था। पहली बात, गॉस थ्योरम कहता था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई ई, जस्ट टू शो इलेक्ट्रिक, ठीक, जिसको हम लिखते थे क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, वो होता था क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर नेट चार्ज जो था, भाई सरफेस के अंदर मान लो एक से ज्यादा चार्ज है तो इसलिए मैंने क्यू नेट यूज किया वहां पर, टोटल चार्ज। ठीक है, ये गॉस थ्योरम था। उसके बाद अगर मान लो अगर ये ट्रू है, अगर गॉस थ्योरम इज ट्रू, then if there is no charge inside surface, then जो फ्लक्स है यानी इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस क्लोज सरफेस के लिए वो कितना आना चाहिए, जीरो। अगर किसी सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है तो गॉस थ्योरम अगर सही है उसका जो फ्लक्स आएगा वो जीरो ही आना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो के अलावा कुछ और आएगा तो इसका मतलब गॉस थ्योरम सही नहीं है। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन ये प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जो हम वेरिफिकेशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे वो इस एक प्रिंसिपल पर बेस्ड है। दूसरी चीज, वो एक और प्रिंसिपल, एक और पॉइंट का मैं इस्तेमाल करूंगा जो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो था आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव होता है, इनवर्ड फ्लक्स नेगेटिव होता है। मैथमेटिकली वो हम शो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यही प्रिंसिपल को इस्तेमाल में लेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कंसिडर करता हूं, मैं कंसिडर करता हूं एक ऐसा रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और उसके अंदर एक गॉसियन सरफेस मैं कंसिडर करूंगा। तो देखो, ये मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। यह है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक, मैंने इसमें एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लिया। लेट अस कंसिडर अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ये मेरा गॉसियन सरफेस है। याद है ना गॉसियन सरफेस क्या होता है, एक हाइपोथेटिकल सरफेस जो गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें नोटिस करो, इसमें तीन सरफेसेस हैं। कौन कौन से तीन सरफेस है, ये है सरफेस नंबर 1, ये है सरफेस नंबर 2 और ये तीसरा है कर्व्ड सरफेस नंबर 3। तीन सरफेसेस हैं इसमें, दो एंड के ढक्कन एंड कैप्स और एक कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर के अंदर। ठीक है, ये तीन सरफेसेस हैं। मैं इन तीनों के एरिया वेक्टर्स की डायरेक्शन शो कर देता हूं। भाई इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ बनेगा एन कैप, इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ बनेगा एन कैप, और इसका मैं एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लेता हूं क्योंकि इसके अंदर तो एरिया बहुत ढेर सारे हो जाएंगे। तो इसका कोई भी एक एरिया एलिमेंट ले लो, उसका एरिया वेक्टर बना लो एन कैप। ये तीन एरियाज मैंने यहां पर कंसिडर कर लिए। ये मेरे पास तीन एरियाज मेरे गॉसियन सरफेस के हैं। अब जो टोटल फ्लक्स होगा वो इन तीनों के फ्लक्स का सम ही तो होगा। भाई इसमें तीन सरफेसेस हैं और जो फ्लक्स होगा वो इन तीनों सरफेसेस के इंडिविजुअल फ्लक्स का सम ही तो होगा। तो नेट फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस
phi will be equals to phi 1 plus phi 2 plus phi 3, तीनों के इंडिविजुअल फ्लक्स का सम हो जाएगा। अब नोटिस करते हैं यहां पर एंगल्स की बात, कि जो एंगल है वो क्या है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में है, ऐसे सब जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ये वाला जो मेरा एरिया है, इसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हैं दोनों आपस में। तो यहां पर जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो 0 डिग्री आ जाएगी। इसी तरीके से इस वाले एंड पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, लेकिन जो एरिया वेक्टर है वो ऑपोजिट है, पीछे की तरफ। तो यहां पर जो थीटा है वो 180 डिग्री आ जाएगा। इसी तरीके से इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसका एरिया वेक्टर ऐसे बना हुआ है, तो ये थीटा इस रीजन में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास तीनों थीटा आ गए। तो अब अगर मैं फ्लक्स निकालूं फाई, तो वो मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन फॉर सरफेस ई डॉट डी एस, फर्स्ट सरफेस के लिए सरफेस 1, प्लस इंटीग्रेशन फॉर सरफेस 2 ई डॉट डी एस, प्लस इंटीग्रेशन फॉर सरफेस 3 ई डॉट डी एस। अब डॉट प्रोडक्ट को जो हम खोलते हैं तो ए बी कॉस थीटा होता है फॉर्मूला, तो यहां पर सबके लिए थीटा की वैल्यूज अलग अलग डल जाएगी। तो मेरे पास फाई आएगा इंटीग्रेशन फॉर सरफेस S1 ई डी एस कॉस 0 डिग्री, प्लस दूसरे वाले के लिए इंटीग्रेशन फॉर सरफेस S2 ई डी एस कॉस 180 डिग्री, और तीसरे वाले के लिए इंटीग्रेशन फॉर सरफेस S3 ई डी एस कॉस 90 डिग्री। ठीक है, ये जो एरियाज हैं एंड वाले, इनकी मैं फिक्स्ड वैल्यू मान सकता हूं। ये भी S है और ये भी S है, दोनों एरियाज S हैं। तो यहां पर इसकी जगह मैं S और S लिख सकता हूं। cos 0 प्लस 1 होता है, cos 180 माइनस 1 होता है, ये बात याद रखनी है। cos 0 डिग्रीज इज प्लस 1, cos 180 डिग्रीज इज माइनस 1, ये बात आपको याद रखनी है। तो मेरे पास आ जाएगा फाई इज इक्वल टू ई एस इंटू प्लस 1 प्लस ई एस इंटू माइनस 1, और cos 90 होता है 0, तो पूरी वैल्यू हो गई 0। अब मेरे पास आ गया फाई इज इक्वल टू ई एस प्लस माइनस ई एस, यानी फाई इज इक्वल टू 0। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? कितना चार्ज है देख के बताओ, कितना चार्ज है इसके अंदर? कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि फील्ड तो बाहर थी, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं था। बाहर कहीं पर कोई फील्ड कोई चार्ज बना रहा होगा, मैंने उसकी फील्ड में इसको रख दिया गॉसियन सरफेस को, तो इसके अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं। और अगर गॉस थ्योरम सही है तो उसके हिसाब से इसका फ्लक्स कितना आना चाहिए? 0। और हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया फ्लक्स ई डॉट डी एस वाले मेथड से, कितना आ रहा है फ्लक्स? 0। तो हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेटेड फ्लक्स भी 0 और गॉस थ्योरम के हिसाब से भी फ्लक्स 0। तो ये दोनों पॉइंट्स मैच करते हैं, इसीलिए ये गॉस थ्योरम को वेरीफाई कर देता है कि गॉस थ्योरम ने बिल्कुल सही बात बताई कि अगर किसी गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज आप नहीं रखेंगे तो उसका जो नेट फ्लक्स आएगा वो हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपसे कभी भी कहा जाए वेरीफाई गॉस थ्योरम, तो आप यही तरीका उसकी वेरिफिकेशन के लिए हमेशा इस्तेमाल करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है सब लोगों को। समझ में आ गया सबको कैसे हमने वेरीफाई किया गॉस थ्योरम को? ओके जी, तो ये तो होता है वेरिफिकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। अब इसी गॉस थ्योरम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको क्वेश्चंस में और कंसेप्चुअल्स में आपकी मदद करेंगे। उन पॉइंट्स को एक एक करके अब हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, गॉस थ्योरम इज वैलिड फॉर अ क्लोज्ड सरफेस ऑफ एनी शेप एंड फॉर एनी जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो गॉस थ्योरम है ये किसी भी तरह के सरफेस के लिए वैलिड है।
कोई भी सरफेस हो, कोई एक फिक्स शेप होना जरूरी नहीं है, इट कैन बी एनी रैंडम शेप, सबके लिए गॉस थ्योरम वैलिड है। और वो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी किसी तरह का जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसके लिए ये चीज वैलिड है। दूसरी चीज, इफ द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस इज जीरो देन द फ्लक्स इज आल्सो जीरो। ये चीज अभी हमने प्रूव करी कि अगर किसी सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो उसका फ्लक्स जीरो होगा। क्यों भाई? क्योंकि देखो गॉस थ्योरम कहता है जो फ्लक्स होता है E डॉट ds, जिसको हम फाई बोलते हैं, वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर Q की वैल्यू जीरो हो गई तो आपके पास फाई की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज जीरो। तो अगर आपके पास कोई चार्ज नहीं है गॉसियन सरफेस के अंदर तो उसका जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू भी जीरो ही आएगी। ठीक, इसके बाद नेट फ्लक्स ड्यू टू थ्रू अ क्लोज सरफेस ड्यू टू अ चार्ज लाइंग आउटसाइड इज जीरो। क्यों भाई? देखो इसका भी कारण बता देता हूं। मान लो ये मेरा गॉसियन सरफेस है, ये मैंने एक चार्ज लिया प्लस क्यू, अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही होगी, ठीक है? तो नोटिस करो इस वाले एरिया का जो एरिया वेक्टर है, देखो इसका एक छोटा सा हिस्सा लूं, उसका एरिया वेक्टर इधर बनेगा और एक छोटा सा हिस्सा मैं इधर ले लेता हूं, इसका एरिया वेक्टर इधर बनेगा। यहां पर थीटा 0 डिग्रीज, यहां पर थीटा 180 डिग्रीज, एक में पॉजिटिव फ्लक्स एक में नेगेटिव फ्लक्स, क्योंकि जब थीटा 0 होता है तो फ्लक्स पॉजिटिव आ जाता है और अगर थीटा 180 होता है तो फ्लक्स नेगेटिव आ जाता है। ये तो हम पहले भी फ्लक्स में पढ़ चुके हैं, ठीक? फ्लक्स वाले लेक्चर में बताया था मैंने ये। तो इसमें फ्लक्स पॉजिटिव, इसमें फ्लक्स नेगेटिव, दोनों को ऐड करो, आंसर विल बी एग्जैक्टली जीरो, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतनी ही फील्ड लाइंस निकल करके चली जाएंगी। तो इनवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू आउटवर्ड फ्लक्स, जिसकी वजह से कोई नेट फ्लक्स नहीं होगा, इसीलिए फ्लक्स की वैल्यू जीरो आती है। नेक्स्ट पॉइंट, द चार्ज Q appearing in the Gauss theorem includes the sum of all the charges located anywhere inside the surface। मान लो ये मेरा गॉसियन सरफेस है, इसमें एक चार्ज Q1 यहां है, एक चार्ज Q2 यहां है, एक चार्ज Q3 यहां है, एक चार्ज Qn यहां है। तो गॉस थ्योरम के हिसाब से जो फ्लक्स होता है वो Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसको हम लिखेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 टिल Qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी सारे चार्जेस का आप सम कर देंगे, जो भी एल्जेब्रिक सम होगा, टू फाइंड द नेट चार्ज, और उस नेट चार्ज की वैल्यू को आप रख करके गॉस थ्योरम को अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है द इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयरिंग इन गॉस थ्योरम इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। अब ध्यान देना इस पॉइंट पर, ये काम का है कंसेप्चुअल की वजह से। ये मान लीजिए ये मेरा गॉसियन सरफेस है, ठीक? इसके अंदर ये है चार्ज Q1, ये है चार्ज Q2 और ये है चार्ज Q3। तो इसका जो फ्लक्स होगा वो तो Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट P पर फील्ड निकालूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो वो आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थर्ड चार्ज। इसका मतलब यह है कि फ्लक्स तो केवल उन चार्जेस की वजह से होता है जो सरफेस के अंदर हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हर उस चार्ज की वजह से होती है जो वहां पर लाई करता है, चाहे वो सरफेस के अंदर हो या फिर सरफेस के बाहर हो। इलेक्ट्रिक फील्ड में
सरफेस का कोई कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट नहीं है कि सिर्फ जो अंदर होंगे उन्हीं की वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये तो हम ऑलरेडी सुपरपोजिशन में सीख चुके हैं कि कहीं पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप ये देखो उसके आसपास कितने चार्जेस हैं, उन सबकी इंडिविजुअल फील्ड का वेक्टर सम कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फ्लक्स केवल उन चार्जेस की वजह से होता है जो इनसाइड लाई करते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर उस चार्ज की वजह से होती है जो वहां पर लाई करता है, फिर चाहे वो अंदर हो सरफेस के या सरफेस के बाहर लाई करता। गॉट इट? इसके बाद गॉस थ्योरम इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑफ डिस्टेंस कंटेन्ड इन द कूलम्स लॉ। ये इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस है और मैं ये भी प्रूव भी करके दिखाऊंगा, अभी आपको कूलम्स लॉ डिराइव करके दिखाएंगे हम इससे। इनफैक्ट इट इज एप्लीकेबल टू एनी फील्ड। ये जो आपका फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है ये आप ग्रेविटेशनल फील्ड पर लगा सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड पर लगा सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पर लगा सकते हो, क्योंकि ये सारी फील्ड्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती हैं। तो ऐसा कोई भी फील्ड जो इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती हो उस पर गॉस थ्योरम का कॉन्सेप्ट फिट बैठता है। एनी फील्ड दैट ओबेज इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस विथ डिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट, for a medium of absolute permittivity epsilon or dielectric constant k, the Gauss theorem can be expressed as this। ये फॉर्म मैं आपको बता चुका था। अगर मान लो मैं इस पूरे सेटअप को एक मीडियम के अंदर डाल दूं जहां पर आपकी जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो k है, तो जो आपका फ्लक्स था वो कितने टाइम्स हो जाता था? 1/k टाइम्स या 1/ε r टाइम्स। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, हम लोग लास्ट लेक्चर में ये चीज डिस्कस कर चुके थे। ठीक, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ गॉस थ्योरम है। ये हमने गॉस थ्योरम का कॉन्सेप्ट समझ लिया। ठीक है, अभी जो गॉस थ्योरम है इससे हम कूलम्स लॉ डिराइव कर सकते हैं। वी कैन डिराइव कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, और ये बहुत सिंपल है। देखो कैसे करेंगे। हम कंसिडर करेंगे एक पॉइंट चार्ज। मैंने कंसिडर किया एक पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू। ठीक है, इसे मैंने पॉइंट ओ पर रख दिया। ये पॉइंट ओ पर मैंने रख दिया। ठीक, इस चार्ज को सेंटर मानते हुए आर डिस्टेंस का एक स्फीयर इसके चारों तरफ मैं बना देता हूं। इसको सेंटर मानते हुए आर डिस्टेंस का एक स्फीयर मैंने इसके चारों तरफ बना दिया। ठीक, ये है आर डिस्टेंस का स्फीयर जो मैंने इसके चारों तरफ ड्रॉ कर दिया। ठीक है जी, अब इस पॉइंट पर आर दूरी पर अगर मैं इसका फ्लक्स कैलकुलेट करूं तो मैं क्या करूंगा? मैं एक छोटा सा एरिया का टुकड़ा ले लेता हूं, एरिया एलिमेंट ds। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहां से बाहर की तरफ आ रही है, हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी। जो इसका एरिया वेक्टर होगा n कैप, वो मैं इधर की तरफ यहां पर रख सकता हूं, ये वैल्यू आ जाएगी। अब अगर मैं, और इसका जो r वेक्टर है r कैप वो भी इधर की तरफ ही होगा। अब अगर मैं यहां पर गॉस थ्योरम अप्लाई करता हूं, इफ आई अप्लाई गॉस थ्योरम, थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? r और n और ये तीनों पैरेलल हैं तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। तो अगर मैं गॉस थ्योरम को अप्लाई करता हूं, गॉस थ्योरम को अप्लाई करते हैं, तो जो छोटा सा फ्लक्स होगा इसका टोटल फ्लक्स फाई विल बी इंटीग्रेशन फॉर द सरफेस एस ऑफ डी फाई। डी फाई इस छोटे से एरिया का छोटा सा फ्लक्स है जिसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस फॉर द एंटायर सरफेस एस। ठीक, और ये किसके बराबर होना चाहिए? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि गॉस थ्योरम कहता है फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब इसमें ये जो ds है ये इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे सरफेस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड will be constant for the entire surface। ये जो पूरा सरफेस है, गॉसियन सरफेस जो मैंने लिया है, इस पूरे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी। उसका कारण क्या है? प्रथम बता जरा मुझे इसका कारण क्या है। मैंने ऐसा क्यों कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पूरे के पूरे गॉसियन सरफेस पर कांस्टेंट ही रहने वाली है, चेंज नहीं होगी। प्रथम मुझे बताएगा ऐसा क्यों है? प्रथम सर वो टेस्ट चार्ज के, सर वो चार्ज तो वही फील्ड प्रोड्यूस करेगा ना, और कोई
सोर्स चार्ज के ऊपर ही डिपेंड करेगी बस। तो सेम क्यों रहेगी पूरे सरफेस पर? चेंज भी तो हो सकती थी, पॉइंट्स तो अलग अलग हैं, चेंज क्यों नहीं हो रही? वंश भैया बताओगे जरा, ये चेंज क्यों नहीं हो रही, सेम क्यों है? सर हर्ष? सर रेडियस कांस्टेंट है ना, वेरी गुड, मींस E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। कांस्टेंट है, यहां पर चार्ज सेम है लेकिन आर सेम होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। चार्ज तो सेम है हर केस में, लेकिन इस सरफेस के हर पॉइंट पर आर की वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि मैंने चार्ज को इस सरफेस के सेंटर पर रखा है, इस स्फीयर के सेंटर पर है, गॉसियन सरफेस के, तो उसकी वजह से आर सेम आएगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर इसकी वैल्यू सेम हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम अ कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन गई? कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट बन गई तो इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकता हूं उसको मैं, और थीटा की वैल्यू 0 है तो मैं इसको लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस 0 डिग्री इक्वल्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डीएस क्या था? ये छोटा सा एरिया, और ऐसे सारे एरियाज को अगर मैं ऐड कर दूं, इंटीग्रेशन कर दूं, तो क्या बन जाएगा? पूरा का पूरा गॉसियन स्फीयर, पूरा का पूरा स्फीयर बन जाएगा। और स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से जो E है उसकी वैल्यू कितनी आई? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है, मैंने क्या निकाला यहां से अभी तक? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ली मैंने बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। अब अगर इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर, एनी पॉइंट, मान लो ये पॉइंट मैंने ले लिया, यहां पर मैं एक चार्ज Q नॉट रखता हूं। क्या रखता हूं? चार्ज Q नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये भी तो होता था, F अपॉन Q नॉट। याद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हमने बात पढ़ी थी। तो यहां से फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Q नॉट इंटू E, और E की वैल्यू कितनी है? ये है, तो मेरे पास F की वैल्यू आ जाएगी Q इंटू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये किसका एक्सप्रेशन था? ये था एक्सप्रेशन फॉर कूलम्स लॉ। देखो, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो हमने गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करके डिराइव कर लिया कूलम्स लॉ। ये डेरिवेशन आ चुकी है प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में भी, तो इंपॉर्टेंट है हाउ टू डिराइव कूलम्स लॉ यूजिंग गॉस थ्योरम। ठीक है, तो ये हमने कॉन्सेप्ट यहां पर इस्तेमाल किया है टू डिराइव कूलम्स लॉ बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। ठीक है जी, अब मैं आपसे इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के, ये जो हमने अभी गॉस थ्योरम पढ़ा, यही तक को समझते हुए कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं, ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को पूरी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर पाएं, ये पूरे अच्छे से हमारे दिमाग में बैठ जाए कि भैया ये जो कॉन्सेप्ट है गॉस थ्योरम का, ये एक्चुअली में क्वेश्चंस पर आप अप्लाई कैसे करोगे। तो एक दो क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड। आपको गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन कह रहा है अगर किसी रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है थ्रू द एरिया 20 यूनिट्स इन YZ प्लेन। जो एरिया है वो YZ प्लेन में। अब ये ध्यान से समझना, देखो यहां पर अब ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आएगा ये है क्या क्वेश्चन। ये मेरे पास 3 एक्सिस हैं, X, Y और Z, ये है ओरिजिन। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों एक्सिस पर है। अगर हम कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करें तो मुझे पता है
इधर वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये EX जिसको मैं बोलूंगा ये है 6i कैप, EX वेक्टर विल बी 6i कैप। इसी तरीके से अगर मैं EY वेक्टर लूंगा तो वो आ जाएगी 3j कैप, और अगर मैं EZ वेक्टर लूंगा तो वो आ जाएगी 4k कैप। ये तो मुझे पता है, ये तो मैंने रिजल्टेंट निकाल लिए, इसके जो कंपोनेंट्स थे वो कैलकुलेट कर दिए। उसके बाद जो मेरा एरिया है वो कौन से प्लेन में है, YZ प्लेन में है, तो मैंने कहा ये मेरा एरिया है। कौन से प्लेन में आ गया, ये YZ प्लेन में आ गया। देखो Y और Z, ये एरिया YZ प्लेन में है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा। एरिया वेक्टर क्या होता था, एक ऐसा वेक्टर जो एरिया के परपेंडिकुलर होता था। किधर, परपेंडिकुलर। तो YZ प्लेन के परपेंडिकुलर अगर मैं बनाऊं तो एरिया वेक्टर का n कैप इधर बन जाएगा। ये कौन सी डायरेक्शन है भैया, कौन सी डायरेक्शन है ये, x डायरेक्शन। तो अगर मैं एरिया वेक्टर को यहां लिखूं S वेक्टर को, तो वो आ जाएगा S इंटू आई कैप। याद है मैंने आपको एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट बताया था, याद करो, ds वेक्टर इज इक्वल टू ds इंटू एन कैप, ये फॉर्मूला होता था, जहां पर ds होता था मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया और एन कैप होता था डायरेक्शन। याद है ना। तो इसी तरीके से इसका ये s मैग्नीट्यूड हो जाएगा और आई कैप इसकी डायरेक्शन है। मैंने आई कैप क्यों बोला, क्योंकि जो मेरा एरिया है वो YZ प्लेन में है, तो उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन x एक्सिस पर लाया करेगा, और x एक्सिस के लिए जो हम वेक्टर यूज करते हैं वो होता है आई कैप। ठीक है। अब आप कहोगे सर ये माइनस आई कैप भी तो हो सकता था। हाँ जी, हो सकता था ये माइनस आई कैप, लेकिन आप चाहे प्लस लो या माइनस, दोनों ही केस से स्केलर प्रोडक्ट करते हुए आंसर की वैल्यू आपके पास सेम आएगी। और हम यहां पर जनरली पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं जब तक हमको नेगेटिव स्पेसिफिकली ना कहा जाए। ठीक है, तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन को इसलिए यहां पर कंसिडर कर लेंगे। तो अब देखो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ गया ये। अब मेरे पास जो एरिया वेक्टर आ जाएगा S कितना है मैग्नीट्यूड 20 जी, और डायरेक्शन मेरे पास कौन सी है आई कैप, 20 आई कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। ये आ गया मेरा एरिया वेक्टर। ठीक, अब जो फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है E वेक्टर डॉट S वेक्टर। अब इसको कैसे सॉल्व करें, इसके लिए हम आते हैं वापस अपने क्लास 11th के कॉन्सेप्ट पर। क्लास 11th में हमने डॉट प्रोडक्ट नाम का एक प्रोडक्ट पढ़ा था, ये स्केलर प्रोडक्ट जिसे बोलते थे। इसका फॉर्मूला होता था कंपोनेंट वाला, A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू AX इंटू BX प्लस AY इंटू BY प्लस AZ इंटू BZ। याद है सबको ये वाला फॉर्मूला, ये हमने डॉट प्रोडक्ट का कंपोनेंट्स की फॉर्म में फॉर्मूला सीखा था। एग्जैक्टली यही फॉर्मूला अब हमें अप्लाई करना है, क्योंकि मुझे यहाँ कंपोनेंट्स की फॉर्म में ही क्वेश्चन गिवन है। अगर मुझे थीटा की फॉर्म में गिवन होता तो मैं यूज करता AB cos थीटा, लेकिन मुझे थीटा नहीं गिवन है, मुझे गिवन है AX BX AY BY AZ BZ, तो मैं ये कंपोनेंट वाला फॉर्मूला ही इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, ये है AX, ये है BX, ये है AY, ये है BY, ये है AZ, ये है BZ। ये वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास फाई आ जाएगा। यहां पर देखो EX इंटू SX प्लस EY इंटू SY प्लस EZ इंटू SZ। वैल्यू सारी उठा करके पुट कर दो तो यह आ जाएगा 6 इंटू 20 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0। भाई ये 6 इंटू 20 ये साथ में मल्टीप्लाई होंगे, ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 4 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास फाई की वैल्यू आ जाएगी 120 प्लस 0 प्लस 0, सो फाई विल बी 120 यूनिट्स। Got it? तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया ये वाला क्वेश्चन। ये फ्लक्स हमने कैलकुलेट किया, यहां पर इस्तेमाल किया हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है। देखो इस क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है वो ये है। अगर आप ये एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए, नहीं लगा पाए एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट,
तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास ये वैल्यू ऑब्टेन ही नहीं होगी कि वो 20 आई कैप कैसे बना। और जब तक आप वो नहीं सॉल्व कर पाओगे आपके पास आंसर नहीं ऑब्टेन होगा। ऑलराइट, next question. A circular plane sheet of radius 10 centimeter is placed in a uniform electric field of, अब देखो सर्कुलर शीट है तो आपको रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर। तो मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। इससे मैं एरिया कैलकुलेट कर लूंगा इसका। ठीक, आपको क्वेश्चन में गिवन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड है 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और आपको थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो है 60 डिग्रीज, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है। कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द फील्ड, आपको फ्लक्स थ्रू द फील्ड निकालना है, ठीक है। जल्दी से मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाओ। फ्लक्स का फॉर्मूला ईडीएस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला होता है, ए बी कॉस थीटा वाला जो फॉर्मूला हम यूज करते थे ई डॉट एस वाला, वो ई डॉट एस आपको इस्तेमाल करना है यहाँ पर। जल्दी से मुझे ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करके दिखाओ, फिर मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन में तुमसे क्या गलती हुई। अगर तुम्हारा आंसर सही नहीं आएगा फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने क्या गड़बड़ करी इस क्वेश्चन में। जल्दी से सारी वैल्यूज यहां लिखी हैं, जल्दी से सॉल्व करो। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि वो जो एरिया है वो 60 डिग्री बना रहा है विथ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सिर्फ वैल्यूज पुट कर लो फॉर्मूला में। सर डन। देखो मैं बताता हूं आप लोगों ने इसमें क्या किया होगा। कुछ लोगों ने, मैं बताता हूं, आप लोगों ने एरिया कैलकुलेट किया होगा जो भी वैल्यू रखी, ठीक है। तो यह आ जाएगा 3.14 इंटू 0.1 इंटू 0.1, ठीक है। 0.01 इसको इससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा, ठीक। अब आपने क्या किया होगा, आपने फ्लक्स निकालने के लिए यूज किया होगा E इंटू ए इंटू कॉस 60 डिग्री, ये रखा होगा, ठीक। और ये गलत है, इससे आपका आंसर बिल्कुल गलत आएगा। अब मैं बताता हूं क्यों। क्वेश्चन की लाइन को ध्यान से देखो, द एरिया मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एरिया 60 डिग्री बना रहा है, लेकिन अगर आप याद करो गॉस थ्योरम में जब हम इस्तेमाल करते थे, मान लो ये एरिया है फ्लक्स निकालने के लिए, देखो ये एरिया है, दिस इज माय एरिया, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो मैं जो थीटा लेता था मैं वो ये थोड़ी लेता था, ये जो एरिया है ये जो एंगल बना रहा है ये थोड़ी है। हमें तो क्वेश्चन में ये गिवन है, ये एंगल 60 डिग्री है। क्या मैं ये लेता था फ्लक्स निकालने के लिए? नहीं, फ्लक्स निकालने के लिए मैं एरिया वेक्टर का एंगल लेता था एन कैप के साथ। एन कैप और ई के बीच में अगर ये 60 डिग्री है तो ये जो एंगल हो जाएगा ये 30 डिग्री होगा, और यही वो एंगल है जो फ्लक्स निकालते हुए हम इस्तेमाल करते हैं। जो एंगल होता है वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में इस्तेमाल होता है, ना कि वो एंगल जो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में होता है। ये बात याद रखनी है। तो यहां पर आप थीटा की वैल्यू 60 डिग्री नहीं रखेंगे, बल्कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री की जगह कितनी आएगी? 30 डिग्री, क्योंकि आपको जो एंगल गिवन है वो एरिया जो एंगल बना रहा है वो गिवन है। तो क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है A circular plane sheet of radius 10 सेंटीमीटर इतनी फील्ड में रखी गई, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फील्ड। तो ये एरिया 60 डिग्री बना रहा है फील्ड के साथ, तो जो एरिया वेक्टर होगा वो 60 की जगह कितना बनाएगा? 30 डिग्री। इज इट क्लियर? तो यहां पर 30 डिग्री रख करके आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद सीधा सीधा फॉर्मूला है ए बी वो ई डी एस कॉस थीटा, सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा, डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ आया इस तरह के क्वेश्चन में क्या मिस्टेक होती है? तो ये मैं पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूं, ये स्पेसिफिक ये वाले क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो माइन्यूट पॉइंट्स हैं। आपसे अगर ये मिस आउट कर दिए तो आप पूरा न्यूमेरिकल गलत कर देंगे, इवन तो आपको सब आता था इस पूरे क्वेश्चन में। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे हम एक और कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। A positive charge of 17.7 माइक्रोकूलम। तो मुझे चार्ज गिवन है
17.7 माइक्रोकूलम यानी 17.7 into 10 की पावर -6 कूलम is placed at the center of a hollow sphere of radius 0.5 meter. ठीक है, calculate the flux density through the surface of the charge. अब ये क्या बला है फ्लक्स डेंसिटी? ठीक है, स्पेशली इसी की वजह से ये क्वेश्चन करवा रहा हूं। ये वर्ड फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है? देखो, जो फ्लक्स होता है फाई, वो होता है E इंटू ए। बेसिकली अगर कहा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, यही तो होता है ना फ्लक्स। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी फाई अपॉन ए, और इसी को हम कहते हैं फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स अपॉन एरिया, जैसे चार्ज अपॉन एरिया चार्ज डेंसिटी कहलाता था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ऐसे ही फ्लक्स अपॉन एरिया कहलाता है फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी और कुछ नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड ही होती है। आई बात समझ में? तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके बतानी है। क्या फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? फ्लक्स अपॉन एरिया। ठीक है, आपको चार्ज पता है तो आपको फ्लक्स की वैल्यू पता है। फाई कैसे निकलेगा? गॉस थ्योरम से, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इससे आपके पास आ जाएगा फ्लक्स। एरिया कैसे आएगा? एरिया आ जाएगा, आपके पास क्या है? स्फेयर है। स्फेयर का एरिया कितना होता है? 4πr²। ये दोनों वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट कर दो, आपके पास फ्लक्स डेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। देखो आंसर में यूनिट देखो, न्यूटन पर कूलम। ये किसकी यूनिट होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो फ्लक्स डेंसिटी और कुछ नहीं होता, बल्कि एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड का ही दूसरा नाम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी या सिंपली फ्लक्स डेंसिटी होता है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ही फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। इज इट क्लियर? तो ये चीज जो है हमें गड़बड़ कर देती है, क्योंकि अगर आपने करा ना हो क्वेश्चन तो आप कहोगे ये फ्लक्स डेंसिटी। मोस्टली बच्चे क्या करेंगे? फ्लक्स निकाल करके सोचेंगे और वही फ्लक्स डेंसिटी है। मैक्सिमम बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कि वो फ्लक्स ही निकाल करके उसी को फ्लक्स डेंसिटी समझते हैं। फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। करेक्ट? अब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं, ये तो हमने किया है ऐसे क्वेश्चन। अब कंसेप्चुअल है, मैं आपको बताता हूं किस तरह के क्वेश्चन है जो आपको परेशान करेंगे गॉस थ्योरम के ऊपर ही, उसके बाद इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक, क्वेश्चन है, देखो ये ध्यान से समझना है सारे क्वेश्चंस। मैं अब आपको एक क्यूब के कुछ केसेस बताता हूं। ये मेरे पास एक क्यूब है, पहले केस में मैंने चार्ज Q को सेंटर पर रखा। ठीक, फिर मैं चार्ज Q को एक कॉर्नर पर ले गया, फिर मैं चार्ज Q को एक साइड के सेंटर पर ले गया। ठीक, फिर मैं चार्ज Q को एक फेस के सेंटर पर ले गया। ठीक है जी। अब अगर यहां पर जो फ्लक्स है फाई, वो हो जाएगा, गॉस लॉ अगर लगाएं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपको फिगर नंबर 1, 2 और 3, इन तीनों फिगर्स के फ्लक्स की वैल्यू बतानी है। आपको ये तीनों फ्लक्स कैलकुलेट करके बताने हैं। क्वेश्चन ये है, आपको गिवन है, एक बार एक क्यूब के सेंटर पे मैंने बिल्कुल बॉडी सेंटर जो होता है उस पर मैंने चार्ज Q रखा, तो उसका जो फ्लक्स हो जाएगा, गॉस लॉ लगाएं तो वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर उस चार्ज Q को मैं सेंटर से सरका करके और कोने पर ले जाऊं, एक एज पर, उस पे वर्टेक्स पर, तो कितना फ्लक्स होगा?
फिर मैं यहां कोने से शिफ्ट करके साइड के सेंटर पे ले आऊं, तब कितना फ्लक्स होगा। फिर साइड के सेंटर से यहां से शिफ्ट करके बिल्कुल फेस के बीचों बीच ले आऊं, तब कितना होगा फेस सेंटर पर। आपको ये बताना, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो अब यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे कॉन्सेप्ट कि ये देखना है कि कितना चार्ज, गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए। देखो ये जो क्वेश्चन है इसका एक ही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? कैलकुलेट चार्ज एनक्लोज्ड इन गॉसियन सरफेस। आपको यह देखना है कि कितना चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर है। आप कहोगे ये तो सर सारे लग रहा, ऐसा नहीं है। अगर आप केमिस्ट्री में जो आपने यूनिट सेल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है, मान लो सोडियम क्लोराइड का एक सेल ले लेते हैं या कोई एक ऐसा क्यूबॉइड सा सेल ले लेते हैं, ठीक है, उसमें एक एटम यहां रखा है, तो ये एटम कितने और यूनिट सेल्स शेयर करते हैं? आप कहोगे सर 8 यूनिट सेल शेयर करते हैं। ऐसे क्यों करते हैं? मैं फिगर में बना के दिखा सकता हूं आपको किस तरह से करते हैं। देखो ठीक है, अब नोटिस करो यहां पर ये 8 क्यूब्स है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पीछे वाली, और जो मैंने रखा है वो यहां पर रखा है चार्ज। तो ये आठों के बीच में शेयर हो रहा है ये वाला चार्ज। ठीक, तो एक क्यूब में इसका कितना हिस्सा आएगा? एक क्यूब में इसका जो हिस्सा आएगा क्यू डैश, वो हो जाएगा क्यू अपॉन 8, क्योंकि 8 क्यूब्स थी जो मिलकर के इस एक चार्ज को, कोने वाले चार्ज को, ये चार्ज इस क्यूब में भी काउंट होगा, ये चार्ज इस क्यूब में भी काउंट होगा, ये चार्ज इस क्यूब में भी काउंट होगा, इस वाली में भी काउंट होगा, और ऐसे पीछे की चार में भी काउंट होगा ये क्यूब में। ये तो ये एक अकेला चार्ज 8 क्यूब्स में काउंट हो रहा है। तो एक क्यूब में इस चार्ज का कितना हिस्सा इंक्लूड होगा? 1/8, यानी क्यू अपॉन 8। ठीक है, गॉस थ्योरम कहता है इसका मतलब इसमें 1/8 टाइम्स तो चार्ज अंदर है और बाकी का सारा चार्ज इसके बाहर ला कर रहा है, क्योंकि वो बाकी की क्यूब्स में। गॉस थ्योरम कहता है जितना चार्ज एनक्लोज्ड है केवल उसी की वजह से फ्लक्स होता है। तो यहां पर चार्ज कितना एनक्लोज्ड है? Q अपॉन 8। तो फ्लक्स हो जाएगा Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में? कितना फ्लक्स हो जाएगा इसमें? Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। अब इसी तरह से जब मैं इसके सेंटर पे ले आया, तो अब देखो अब फिगर कैसी बनेगी। ठीक है, जो मेरा चार्ज है वो यहां रखा है, तो ये इस एक क्यूब में भी काउंट हो रहा है, ये इस क्यूब में भी काउंट हो रहा है, इस क्यूब में भी, इस क्यूब में भी, चारों के अंदर बीच में रखा हुआ है ये। तो एक क्यूब में इसका हिस्सा Q अपॉन 4 हो जाएगा, 1/4 ऑफ द टोटल चार्ज। तो इसलिए यहां पर जो फ्लक्स आएगा वो आएगा Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। समझ आया? सेम इसी तरह से यहां पर देखो, ये चार्ज जो है ये ऐसे इसके जैसी 2 क्यूब्स में शेयर हो सकता है।
जो चार्ज है वो यहां पर रखा है ऐसे। तो ये इस वाली क्यूब में आधा है और आधा दूसरी वाली क्यूब में है। तो एक क्यूब में इसका हिस्सा आधा हो गया, क्योंकि आधा इसके पास है आधा उसके पास है, तो एक क्यूब के पास कितना है, हाफ। तो यहां पर जो चार्ज आ जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा, वो हो जाएगा नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन, एनक्लोज कितना है, Q/2। तो आंसर आएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट। गॉट इट? तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट, ये बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है और ये यूज होता है। देखो यही सेम चीज अगर इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं दूसरी फिगर में, तो यही एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट हम एक और फिगर के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। सिलेंडर के ऊपर भी यही चीज बनाई जा सकती है। देखो कैसे, मान लो आपको कहा गया ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये इसका सरफेस है, इसके सरफेस पर यहां चार्ज क्यों रखा है, इसका फ्लक्स कैलकुलेट करो, फाई कितना है, ठीक है। अब ये सरफेस पर है तो आधा चार्ज सरफेस के बाहर होगा, क्योंकि अगर मैं एक इमेजिनरी इसके साथ एक और इमेजिनरी सिलेंडर बना लेता ऐसे, तो ये पूरा का पूरा चार्ज उस गॉसियन सरफेस के अंदर आ जाता, एग्जैक्टली पूरा का पूरा अंदर इनक्लोज हो जाता। तो अब ये दो सरफेस हो गए ना, दो हिस्से हो गए, उसके पास और इसके पास, दोनों के पास पूरा है Q, तो एक के पास कितना हो जाएगा, Q' की वैल्यू कितनी आएगी, Q/2। तो जो फ्लक्स होगा वो होगा Q' एप्सिलॉन नॉट, यानी Q/2 एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट? तो एग्जैक्टली यही सेम कॉन्सेप्ट हम इसको अप्लाई कर सकते हैं ऑन वेरियस केसेस। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यही कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा एक और एडवांस फॉर्म, ये आपको बुक में क्वेश्चन के देने हैं। क्वेश्चन है, देखो किस तरह से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ये 10 सेंटीमीटर साइड की एक स्क्वायर शीट रखी है, ये 10 सेंटीमीटर साइड की एक स्क्वायर शीट है 10x10। और इसका ये जो सेंटर है, इससे ठीक 5 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज Q को मैंने रख दिया है, प्लस Q को। कितनी ऊपर है ये, इससे सेंटर से इसके 5 सेंटीमीटर ऊपर है। आपको ये बताना है कि इस चार्ज की वजह से इस शीट में से फ्लक्स कितना होगा। यू हैव टू कैलकुलेट द फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्ज थ्रू दिस शीट। ये जो एक स्क्वायर शीट है, आपको बताना है इस चार्ज Q की वजह से इस स्क्वायर शीट में से कितना फ्लक्स या कितना फ्लक्स पास होगा। आपको ये क्वेश्चन में पूछा गया, यू हैव टू टेल दिस। ठीक, अब देखो ये कैसे करेंगे। भाई हमें पता है अगर मुझे फ्लक्स निकालना है तो मुझे गॉसियन सरफेस बनाना है, और गॉसियन सरफेस क्लोज्ड सरफेस होता है। अगर मुझे गॉस थ्योरम अप्लाई करना है तो उसके लिए मुझे क्लोज्ड सरफेस चाहिए, एक शीट क्लोज्ड नहीं होती। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं गॉसियन सरफेस इमेजिनरी होता है, मैं बना सकता हूं, तो मैं इस शीट के जैसी ही और 5 शीट परपेंडिकुलर लगा करके इसको एक क्यूब में कन्वर्ट कर देता हूं। ठीक है, कुछ देखो ऐसे। ठीक है, क्यूब बना दिया। अब ये चार्ज इसके बीचों बीच है, तो अब जो फ्लक्स होगा गॉस थ्योरम से वो हो जाएगा Q/ε0। ये Q कौन सा है, टोटल फ्लक्स। ठीक, कितने सरफेस है यहां पर गिनो, 1 2 3 4 5 और 6 सरफेस है। तो फ्लक्स of 6 surfaces is equal to Q/ε0। 6 सरफेस है, हमें कितने सरफेस पे से निकालना है, केवल एक नीचे वाले पर से। तो therefore flux
थ्रू वन सरफेस, केवल एक सरफेस का जो फ्लक्स है फाई डैश, वो हो जाएगा 1/6 ऑफ फाई टोटल, टोटल फ्लक्स का 1/6 हो जाएगा, यानी फाई डैश की वैल्यू आई Q/6 एप्सिलॉन नॉट। समझ आया? तो हमने क्या किया, हमें एक सरफेस का निकालना था, और अगर मुझे गॉस थ्योरम अप्लाई करना है तो उसके लिए मुझे क्लोज्ड सरफेस चाहिए। गॉसियन सरफेस इज अ क्लोज्ड सरफेस, ओपन नहीं होता, अकेली शीट तो ओपन है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा मैंने इसको एक क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बीचों बीच लाया करेगा, सेंटर से 5 सेंटीमीटर, ऊपर से 5 सेंटीमीटर, बिल्कुल बीच में लाया करेगा। तो 6 के 6 सर्फेसेस का फ्लक्स बराबर होगा, और टोटल फ्लक्स Q/ε0 है जो कि 6 सर्फेसेस का है, तो एक सरफेस का फ्लक्स इस टोटल फ्लक्स का 1/6 हो जाएगा, यानी Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सबको समझ में आ गया यहां तक बच्चों? चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इसी पर। यह क्वेश्चन मोस्टली बच्चे गलत कराते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, ये मुझको एक क्यूब गिवन है, ध्यान से समझना, ये मुझको एक क्यूब गिवन है क्वेश्चन में, और इसके एक वर्टेक्स पर मैंने चार्ज प्लस क्यू रख दिया है। क्वेश्चन है कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब। 6 फेसेस हैं, आपको एक फेस का फ्लक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, सब लोग अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में, वो जो चैट बॉक्स है उसमें टाइप करिए प्लीज, कैलकुलेट करिए और टाइप कर दीजिए। प्लीज टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स। अभी तक सिर्फ यश ने आंसर दिया है और विभांशु ने आंसर दिया है। सही है या नहीं ये अभी नहीं बताऊंगा, मैं बाद में बताऊंगा। अक्षिता का आ गया, प्रथम का आंसर आ गया है। जल्दी से बताओ बच्चों, हरी आप टाइप योर आंसर ऑल ऑफ यू। आदित्य का भी आंसर आ गया है, वेरी गुड। सर Q/48E। मैं तेरे से टाइप नहीं हो रहा क्या सूर्या? नो सर। Q/48E। ओके, सारंग का भी आंसर आ गया, साहिल। सिमरन आंसर नहीं आया अभी तक? गौरव, ओके चलो अब मैं बताता हूं। ये जो Q/48 वाले हैं इन सब का आंसर गलत है, केवल 2 ही बच्चों ने अभी तक सही आंसर दिया है, एक है अक्षिता और एक है रमन। Q/24E इसका आंसर है। अब मैं बताता हूं कैसे। देखो, पहली बात तो अगर आप नोटिस करो, इस क्यूब के अंदर, ये जो क्यूब है, इस क्यूब के अंदर अगर हम देखें तो Q/8 चार्ज होगा, यानी जो Q डैश है, ये मैं ऑलरेडी अभी बता चुका हूं, Q डैश की वैल्यू Q/8 है। ठीक, तो जो फ्लक्स होगा फाई वो हो जाएगा Q'/ε0। ये टोटल फ्लक्स है। ठीक है जी। अब ये नोटिस करो, ये फ्लक्स कितने सरफेसेस की वजह से है? आप कहोगे सर 6, मैं कहूंगा गलत। ये फ्लक्स
केवल 3 सरफेसेस की वजह से है, केवल 3। कहोगे सर क्यूब में तो 6 सरफेस होते हैं। मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड 3 के तो पैरेलल है। देखो इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो ऐसे बनेगी, ये जा रही इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जा रही इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ये तीनों एंगल्स के, तीनों एक्सिस के लॉन्ग फील्ड बना दी मैंने इसकी। तो देखो ये वाली फील्ड और ये वाली फील्ड इस सरफेस के पैरेलल हो गई, तो ये सरफेस हट गया, ये और ये इस वाले के पैरेलल हो गई, ये हट गया। ऐसे ये और ये इस वाले के पैरेलल होगी, सामने वाले के, ये हट गया। बचे कौन से सरफेस जिनमें से फील्ड पास होगी? ये वाली फील्ड ऐसे नीचे जाएगी तो इस वाले सरफेस में से पास होगी, इसकी वजह से फ्लक्स होगा। फ्लक्स के 3 केसेस थे ना, जीरो फ्लक्स भी तो होता था पॉसिबल, तो यहां पर जीरो फ्लक्स 3 सरफेसेस से हो रहा। ऐसे ये वाली फील्ड पास होगी तो इसमें से पास होगी, तो ये वाला सरफेस काम का है। ऐसे ये वाली फील्ड पास होगी तो ये पीछे वाले सरफेस में से पास होगी, तो ये पीछे वाला सरफेस काम का है। तो केवल 3 ही सरफेस है जिनसे फ्लक्स बन रहा है, और बाकी के जो 3 सरफेस हैं इनका तो फ्लक्स 0 हो रहा है। ठीक, तो ये जो Q टोटल है ये कितने सरफेसेस का फ्लक्स हो गया? इक्वल्स टू फ्लक्स ऑफ 3 सरफेसेस। ठीक, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर फ्लक्स ऑफ 1 सरफेस वो हो जाएगा फाई टोटल अपॉन 3। टोटल फ्लक्स का 1/3। टोटल फ्लक्स कितना है? Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मैं लिख सकता हूं Q डैश अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और Q डैश की वैल्यू उठा करके यहां से पुट कर दो, तो ये आ जाएगा Q अपॉन 8 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स फाई विल बी Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया? ये 48E वाले जितने थे उन्होंने 6 सरफेसेस कंसिडर किए। ये करना आप भूल गए कि इनमें से 3 सरफेसेस में तो फ्लक्स पास ही नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उनके पैरेलल जाएगी। मैंने आपको फ्लक्स के 3 कंडीशंस बताई थी, 3 केस, एक जीरो फ्लक्स, एक पॉजिटिव फ्लक्स, एक नेगेटिव फ्लक्स। तो मैंने बताया था जीरो फ्लक्स वहां होता है जहां सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाता है, यानी एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाता है। तो नोटिस करो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है वो इन दोनों सरफेस के, पूरा सरफेस ये तो पैरेलल हो गया उसके, तो ये ऊपर वाले सरफेस पे से कोई फील्ड नहीं पास होगी। ऐसे ही वो जो ये साइड वाला सरफेस है इधर वाला, इससे कोई पास नहीं होगी। ऐसे ही ये जो सामने वाला इधर वाला सरफेस है उससे भी कोई फील्ड पास नहीं होगी। तो मेरे पास फील्ड तो केवल 3 ही सरफेस बचे जिनसे पास हो रही है, और उन्हीं 3 सरफेसेस का टोटल फ्लक्स Q अपॉन 8 यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे। तो आंसर आ जाएगा Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। तो आपने यहां पर देखा कि किस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट है गॉस थ्योरम का, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, ये एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो गॉस थ्योरम है ये देखने में बिल्कुल सिंपल सा लगता है, लेकिन जब ये क्वेश्चन पे घुमाने पे आता है तो परेशान कर सकता है।